अस्सलाम वालेकुम। अभी एनालिटिकल क्वेश्चंस जो है वो आज हम उसकी टाइप्स देखेंगे कि कितने टाइप्स के होते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि अगर आप पेपर एग्जामिनेशन हॉल में जाएं और आपके पास एक नए तरीके का एनालिटिकल क्वेश्चन हो तो आप शॉक में ना आ जाए कि मुझे इस तरह का क्वेश्चन किस तरह से हैंडल करना है। ठीक है, हर क्वेश्चन हर टाइप जो है वो अलग अलग तरीके से हैंडल भी होती है, उसका सॉल्व करने का तरीका अलग होता है, उसका इंटरप्रिटेशन करने का तरीका अलग होता है। तो अनटिल एंड अनलेस आपकी प्रैक्टिस इन सारी टाइप्स की नहीं हुई हुई पेपर से पहले, तो आप हो सकता है कि आप ज्यादा बच्चे जो है वो शॉक में हो जाएं या फिर वो प्रेशर में सही से उसको ना कर सकें अटेम्प्ट। ठीक है, एनालिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस क्यों इंपॉर्टेंट है वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और इवन एनटीएस के पेपर्स में एनालिटिकल का पार्ट अब ज्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत जरूरी और हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं स्ट्रेट लाइन ऑर्डर से कि ये इस तरह के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ये आसान से क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपके पास 5 स्टूडेंट्स हैं और 5 चेयर्स हैं, अब इनको सिटिंग करवानी है। या फिर ना मतलब पोजीशंस भी और लोग भी उतने ही होते हैं जितनी उनको पोजीशंस देनी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल होते हैं और हर किसी को एक एक प्लेस मिली हुई होती है। जैसे अगर हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट से अंदाजा अगर लगाना हो तो वो किस तरह होता है, 5 people स्टैंडिंग इन अ लाइन। ठीक है, 5 लोग हैं वो लाइन में खड़े हुए, मतलब 5 जगहें हैं लाइन में जहाँ पे वो 5 लोग खड़े हुए। 12 people इन अ स्ट्रीट इन 12 हाउसेस, 12 घर हैं और 12 लोग उसके अंदर रह रहे हैं। 6 रनर्स इन अ रेस, 6 रनर्स हैं और सबकी जो है एक एक पोजीशन होगी। ठीक है, इनमें बीच में कोई गैप तो नहीं आ सकता ना, सारे पोजीशंस एक एक करके कोई लेगा, फिर चाहे वो जितनी भी देर के बाद आए, कोई कितना जल्दी आ जाए या कितना माइनर डिफरेंस है दोनों में, पोजीशन सबकी एक ही एक है। ठीक है, सेकंड अब क्या होता है, सेकंड होता है स्कैटर्ड या डिस्ट्रीब्यूटिव। ये थोड़े से ट्रिकी हो जाते हैं। ठीक है, ये ट्रिकी स्ट्रेट ऑर्डर से थोड़े से ट्रिकी होते हैं, लेकिन इसमें अब होता क्या है कि इसमें जरूरी नहीं होता कि हर एक एक पोजीशन हर एक बंदा लेगा, इसमें एम्प्टी स्पेसेस का कॉन्सेप्ट भी आ सकता है। ठीक है, नॉट नेसेसरीली होल्ड अ सिंगल पोजीशन। अब जैसे अगर हम टॉपिक क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स देखें किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये स्कैटर्ड है। क्वेश्चन में इस तरह लिखा होगा, देयर आर 5 चेयर्स एंड 4 people। 5 चेयर्स हैं लेकिन 4 people है, मतलब एक एम्प्टी रहेगी। तो वो एम्प्टी कौन सी होगी, तो वो हम कंडीशंस के हिसाब से फिर कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व करेंगे। देयर आर 10 people एंड 6 रूम्स, 10 लोग हैं लेकिन रूम्स कम है। अब कोई शेयर भी कर रहा होगा तो मतलब एक ही पोजीशन पे 2 लोग शेयरिंग भी कर रहे होंगे। ठीक है, देयर आर 3 people एंड 5 डिशेस, 3 लोग हैं लेकिन 5 डिशेस हैं और दो दो हर कोई खा रहा होगा या फिर कोई एक एक खा रहा होगा, किस तरह खा रहे हैं वो सारे हम डिस्ट्रीब्यूटिव में देखेंगे। थर्ड कंडीशन टाइप जो होता है वो होती है सूटेबल सिलेक्शन। ये सबसे ज्यादा ट्रिकीएस्ट कहा जाता है, लेकिन अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपके हैंड्स ऑन आ सकते हैं। थोड़ी सी ट्रिकी, अब ट्रिकी इसको बोला क्यों गया है, क्योंकि इसमें हमें ग्रुपिंग्स को देखना होता है, ग्रुपिंग से हमें सेलेक्ट करना होता है कंडीशंस के हिसाब से। अब यही ग्रुपिंग्स आपकी इनिशियल स्टेज पे ही अगर गलत हो जाती है ना, तो आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो इस वजह से इसको ट्रिकियस्ट बोला गया है। अब क्वेश्चन की इसकी स्टेटमेंट्स किस तरह होती है, टू फॉर्म अ कमिटी ऑफ 6 people, यू विल चूज पीपल फ्रॉम ग्रुप ऑफ टीचर्स स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। अब आपको 6 लोगों का एक ग्रुप बनाना है। ठीक है, आपके पास 3 कैटेगरीज के लोग हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं। अब ये, चलो सपोज को 4 टीचर्स हैं और 2 स्टूडेंट्स हैं, पेरेंट्स कितने हैं, 6 पेरेंट्स हैं। तो आपको कैसे सेलेक्ट करके ये 6 लोग, एक इनमें से कैसे सेलेक्ट करेंगे, कितने सेलेक्ट करेंगे कि ये 6 कमेटी लोगों की कमेटी बन जाए। ठीक है, ये इसते हैं सेलेक्टिव, आप इन सारे ग्रुप्स में ना सेलेक्ट कर रहे हो, जो ये ग्रुप्स हैं इनमें से आप सेलेक्ट करके एक कमेटी बना रहे हो। तो वो इस तरह से इन तरह के जो क्वेश्चंस हैं वो सिलेक्ट सूटेबल सिलेक्शन में आते हैं। अब सेकंड पार्ट देखें, ये क्या कह रहा है, टू मेक अ डिश यू हैव टू चूज इंग्रेडिएंट्स। अब यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स चूज करने हैं एक डिश बनाने के लिए। टू मेक अ फुटबॉल टीम यू हैव टू चूज प्लेयर्स फ्रॉम 3 different क्लब।
3 डिफरेंट क्लब्स हैं और एक आपको फुटबॉल टीम बनानी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या आता है हमारे पास मैट्रिक्स प्रॉब्लम्स। मैट्रिक्स को हम टेबुलर फॉर्म में शो करते हैं। अब इसमें टेबुलर फॉर्म में शो करने के लिए हमारे पास 2 वेरिएबल्स होने चाहिए। ठीक है, 2 या 2 3 भी होते हैं, अक्सर 3 भी हो सकते हैं। तो ये हम इस तरह टेबुलर में शो करके टिक्स लगा के देखते हैं। जैसे अगर एक पर्सन है, उसका प्रोफेशन क्या है, इस तरह के होते हैं, या फिर उनकी ट्रेवलिंग मोड क्या है, इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। अब इनकी स्टेटमेंट्स देखते हैं किस तरह की होती हैं। अली कैन वर्क एज मैकेनिक, कारपेंटर एंड पैकर। तो हमें तो वेरिएबल्स देखने तो कौन सा होगा, एक ह्यूमन होगा और एक उसके प्रोफेशंस होंगे। तो ये हमारे पास 2 वेरिएबल्स आ गए। अब दूसरा देखें, बिलाल हैज एबिलिटी टू वर्क एज ड्राइवर एंड कुक। ये भी वही है, प्रोफेशन एंड ह्यूमन के। ठीक है, अब फिफ्थ कंडीशन हम देखते हैं, फिफ्थ टाइप। ठीक है, हमने टेबल सेटिंग अरेंजमेंट को 2 टाइप्स में फर्दर डिवाइड किया है। एक है सर्कुलर और दूसरा है रेक्टेंगुलर। सर्कुलर में कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आपको वो बोलेंगे किस तरह से कि इसके ऑपोजिट कोई बंदा बैठा हुआ है, जैसे ए के ऑपोजिट कोई बंदा बैठा है, या और ए के एडजेसेंट जो है सी को ही आना है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडजेसेंट जो होता है वो उसके बराबर होता है, और ऑपोजिट वाली चीजें कौन सी होती हैं, जो ऑपोजिट में बैठी हैं, बिल्कुल सामने बैठी है, मतलब उसको फेस कर रही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता। आप चाहे फिर ए को अगर इधर बिठा दें और उसको ऑपोजिट कर लो बी के, और सी यहाँ पे एडजेसेंट आ गया, तो ये भी एक ही बात हुई। ठीक है, ये दोनों अरेंजमेंट्स ठीक है, कोई स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है। आंसर आपका फिर भी सेम सही आएगा अगर आपने अरेंजमेंट्स ठीक किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बस ये बताना चाह रही थी कि कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता सर्कुलर में। ठीक है, स्टेटमेंट इसकी किस तरह होती है, 6 पीपल सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल। उसके बाद क्या है, रेक्टेंगुलर टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट डिफाइंड होता है। अब स्टार्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइंड होगा, जैसे अगर हम जैसे अगर हमारे पास एक टेबल है, उधर हेड वाली जगह होती है, ये रूट या फुट वाली जगह होती है, और यहाँ पे लोग आपके पास बैठे होते हैं। ठीक है, ये एक दूसरे को फेस कर रहे होते हैं। तो आपके पास इस तरह की अरेंजमेंट्स होती हैं। आपको स्टार्टिंग पॉइंट पता होता है कि अगर वो हेड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फुट से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, या फिर फुट के साथ राइट पे किसी कहीं से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, तो आप ये पता कर सकते हैं। अगर अब देखते हैं स्टेटमेंट्स इसकी किस तरह होती हैं। 8 पीपल सिटिंग अराउंड अ रेक्टेंगुलर टेबल। 8 पीपल हैं तो इस, और हेड और फुट पे भी हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइड्स पे कितने हुए, 2। 8 में से हम 2 माइनस करेंगे तो 6। 6 को इक्वली डिवाइड करो, 3, 1 2 3, और इस तरफ भी 3, तो ये क्या हो जाएंगे, 6। 6 3 यहाँ पे, 3 इस तरफ डिवाइड होंगे। तो आपको ये डिविजन भी थोड़ी सी दिमाग में कैलकुलेट आप कर सकते हैं फॉर रेक्टेंगुलर टेबल अरेंजमेंट। और वो वैसे सिनेरियो में भी बता देते हैं कि अरेंजमेंट बेसिकली हुई किस तरह से, वो उसमें क्लियर कर देते हैं अक्सर। 7th हमारे पास टाइप क्या है, कंपैरिजन टाइप। इसमें हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। अक्सर हाइट्स या फिर वेट्स को कंपेयर किया जाता है, और ये भी थोड़े से ट्रिकी होते हैं। इसमें अक्सर आपको रिजिडली नहीं सोचना होता, थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के आपको ये आंसर करने होते हैं। जैसे अगर हमारे पास स्टेटमेंट है, असलम इज टॉलर देन बिलाल बट शॉर्टर देन चांद। ठीक है, उन्होंने हमें बता दिया असलम जो है वो बिलाल से बड़ा है, मतलब असलम बड़ा है बिलाल से, बट शॉर्टर देन चांद, लेकिन चांद से छोटा है। तो चांद को हमने सबसे बड़ा कह समझ लिया। हमें समझ आ गया कि चांद जो है वो सबसे बड़ा है, उसके बाद असलम आएगा, उसके बाद बिलाल आएगा। अब क्वेश्चन इस तरह के इस वजह से ये कंफ्यूजिंग है कि आपको फिर वो नया बंदा बता देंगे, एक नया बंदा इंट्रोड्यूस हो जाएगा, जैसे जमील। वो बोलेंगे जमील जो है वो चांद से छोटा है। अब बताओ, अब वो क्वेश्चन पूछेंगे, क्या जमील जो है वो असलम से भी छोटा है या फिर बिलाल से भी छोटा है। ठीक है, तो इस तरह से अब हमें कंफ्यूजन एक रह गई ना कि जमील जो है वो यहाँ पे, वो जमील नहीं, हाँ जमील जो है वो यहाँ पे भी आ सकता है या फिर बिलाल के बाद भी आ सकता है।
असलम के बाद भी आ सकता है, चांद के बाद भी मतलब जब बस चांद से छोटा होना चाहिए। तो उसको हमें रिजेक्ट नहीं होना, हमें उसको असलम से पहले नहीं प्लेस करना। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, वो बस जमील को चांद से बाद में रख देंगे, उसको प्लेस कर देंगे, जबकि उसने बस बोला छोटा है, तो वो असलम से भी छोटा हो सकता है। अगर हम जमील को यहाँ बिठा दें तब भी वो चांद से छोटा ही हुआ ना, अगर लास्ट में बिठा दे तब भी वो चांद से छोटा ही हुआ। तो ये चीज चेक करते हैं एग्जामिनर्स आपकी इस तरह के क्वेश्चंस में। ठीक है, इसी तरह से एक और क्वेश्चन कौन सा आता है, इरफान इज हेवियर देन जमील बट लाइटर देन काशिफ एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपके पास टाइप है नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स की। नेटवर्किंग प्रॉब्लम्स भी हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के साथ करते हैं, उससे हमारे लिए आसान हो जाता है। ठीक है, इसके लिए आप एक डायग्राम हमेशा याद रखिएगा, ये होता है नॉर्थ और राइट पे हमेशा होता है ईस्ट। इसका मतलब है यहाँ पे वेस्ट है और यहाँ पे साउथ है। ठीक है, अगर वो नॉर्थ और ईस्ट के साथ डील कर रहा है तो फिर आपको ये याद रखना जरूरी है। जैसे अगर वो आपको एक रोड या स्टेशन बता देते हैं कि एक बंदा जो है वो नॉर्थ गया इतने किलोमीटर, फिर साउथ गया, ईस्ट गया इतने किलोमीटर, या वेस्ट गया इतने किलोमीटर्स गया, तो आपको पता होना चाहिए डायरेक्शंस बनाने के लिए। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। इसमें फिर वन वे और टू वेज का भी ख्याल करना होता है कि क्या वो रोड वन वे है या फिर टू वेज है। उसके लिए आप सिंबल्स जो है ना वो डेडिकेट कर देते हैं कि हमें मुझे कौन से सिंबल्स के साथ उसको एसोसिएट करना है। ठीक है, तो अब इसकी स्टेटमेंट्स किस तरह होती हैं, देयर आर 6 स्टेशन ऑन अ रेलवे स्टेशन, रेलवे ट्रैक। ये रेलवे ट्रैक है और 6 स्टेशन हैं, वो किस तरह से कनेक्टेड हैं वो फिर आगे कंडीशन से बताएंगे। इन अ सिटी टू सिटी 3 टू वे रोड, 3 टू वे रोड्स, 3 जो है टू वे रोड्स हैं, 4 वन वे रोड्स हैं। ठीक है, और वो फ्रॉम अ स्क्वायर। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम नेटवर्किंग में सॉल्व करते हैं। रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स में फैमिली ट्रीज की हेल्प से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अली हैज अ मदर, वाइफ एंड 2 चिल्ड्रन। एक अली है, उसकी एक अम्मी है, मदर को ऊपर प्लेस करते हैं, एंड ही हैज अ वाइफ, तो वाइफ को हम साथ में अटैच करते हैं, एंड जो चिल्ड्रन होते हैं उनको बीच में से हम एसोसिएट करते हैं, दैट दे हैव 2 चिल्ड्रन, 1 चिल्ड्रन एंड 2 चिल्ड्रन। तो इस तरह से हम फैमिली ट्री को बिल्ड करते हैं। ठीक है, इन तरह के क्वेश्चन में आपको ख्याल रखना है वर्ड्स लाइक कि वो इकलौती है, दैट शी इज द ओनली चाइल्ड। अगर ओनली चाइल्ड लिखा हुआ है मतलब उसको कोई भाई बहन नहीं है। तो अब वो आगे जो उसकी आंटी अंकल की बात हो रही होगी उसका मतलब है अगर वो उसकी अम्मी इकलौती है और उसकी आंटी अंकल भी हैं तो मतलब उसके फादर की साइड से वो आंटी अंकल है, वो उसकी मदर की साइड से नहीं हो सकते क्योंकि बिकॉज शी इज सिंगल चाइल्ड। ठीक है, और इसी तरह से आपको रिजेक्ट नहीं होना। अगर वो नाना दादा की बात करें तो नाना दादा जो है ना सिर्फ पैटर्नल की तरफ नहीं जाएंगे, वो पूरा क्वेश्चन ना आपको वो डिजाइन इस तरह से करेगा, आप पूरे थिंकिंग है ना पैटर्नल की साइड पे लेके पूरी आपने डेवलप कर दी कि वो तो एक सिंगल चाइल्ड है मदर, लेकिन आपने डेवलपमेंट पूरी फादर की साइड पे फैमिली ट्री बन गई। लेकिन जब उन्होंने पूछा ग्रैंड मदर कौन है तो आपने बता दिया उसकी पैटर्नल ग्रैंड मदर है, जबकि वो पूछ उसकी मैटरनल का रहा था। तो वो आपको ना कंफ्यूज करते हैं इस तरह से। आपको फिर भी ओपन माइंडेडली आपको इसका आंसर देने हैं इस तरह के क्वेश्चंस में। और कंफ्यूजन फिर इसी तरह से होती है जैसे अगर हम अ, अपनी लोकल लैंग्वेज में हमने नाम अलग अलग किए हुए नानी और दादी के लिए, लेकिन इंग्लिश में उनको ग्रैंड मदर ही बोला जाता है, फिर मैटरनल एंड पैटर्नल बोलते हैं उसको अलग अलग करके। ठीक है, तो ये थे हमारे आज के लिए टाइप्स। आई होप आपको समझ आ गए होंगे, और हमारा मॉड्यूल ऑनगोइंग है, हमने ये सारे टॉपिक्स क्वेश्चंस के साथ सॉल्व किए हैं, और जो भी हमारे पास प्रॉब्लम होती है हम इंकरेज करते हैं कि लोग पूछते रहें साथ साथ सेशन के, कि आप एग्जाम के टाइम आप फुली प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है, थैंक यू। और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो लिंक नीचे दिया हुआ है, आप CSS एग्जाम डेस्क से पूछ सकते हैं।